गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था मिट्टी की संरचना की जानकारी ली थी। मिट्टी के जो पार्ट हैं उनके बारे में जाना था। आईसीआर दिल्ली के अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा था, जिसमें हम पढ़े थे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की जो स्थिति है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आधार से मानी गई है। जो ये नदी के आधार पर या तटीय क्षेत्रों के आधार पर या फिर पहाड़ी या मैदानी भागों के आधार पर जलोढ़ मिट्टी या निक्षेपण के आधार पर जलोढ़ मिट्टी है, उसके सभी के अलग अलग पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पुनः देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं मिट्टी की जो स्थिति है उसके बारे में। बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ की में मिलने वाले वैसे असंगठित पदार्थ हैं जिनमें ऊपरी परत में वनस्पति, जीवाश्म आदि के सड़े गले अवशेष मिलते हैं जो पेड़ पौधों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं, मिट्टी की स्थिति में जाने जाते हैं। बात थी जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊपन के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के उप विभाग तो पहली जलोढ़ मिट्टी का जो उप विभाग है उसमें हम बात करेंगे नदीय जलोढ़ मिट्टी। नदीय जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियां हैं, इसे सहायक नदियां हैं, उससे जो तलछट बहा कर लेके आती है और वो आकर किसी क्षेत्र में जमा कर देती है, किसी भाग पर जमा कर देती है, या घाटी में या उबड़ खाबड़ भाग में या मैदानी भाग में जो क्षेत्र में जमा करती हैं, उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदी जलोढ़ मिट्टी होती है क्योंकि वो मिट्टी नदी द्वारा बहा कर लाई गई क्षेत्र में तलछट के जमा होने से वो भाग बना है। तो इस तरह की मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी के जमाव को नदीय जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना है, कहा गया है। यानी जिस क्षेत्र में मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है उस भाग को जलीय या नदीय जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। दूसरी मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी की स्थिति है, तटीय जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो क्षेत्र है उससे निर्मित मिट्टी है। और इस जो मिट्टी है, ये जो तटीय जलोढ़ मिट्टी है, इस मिट्टी का निर्माण नदी बहती है उसके किनारों पर, तटीय भागों पर जो निक्षेप जमा हो जाते हैं उससे, या समुद्र है, तालाब है, सागर है, उसके जो तटीय भाग है उस भागों में जो निक्षेप जमा होते हैं,
जो मिट्टी का जमाव होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपजाऊ स्थिति के आधार पर तटीय जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जिन्हें हम तटीय जलोढ़ मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। जहां चावल और नारियल की खेती होती है, तटीय जलोढ़ मिट्टी में कैसी खेती होती है? चावल, नारियल। तो कह सकते हैं जब नदियां बहती हैं तो अपने किनारों पर या तटों पर कुछ मिट्टी का जमाव कर लेती हैं, जिन्हें तटीय जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें नारियल और चावल की खेती की जाती है। जैसे नदी बह रही है, नदियों के किनारों पर जो भी मिट्टी के जो क्षेत्र जल जमा होते हैं, मिट्टी से अवसाद भाग कर लेके आते हैं नदी, वो अवसाद जलोढ़ मिट्टी के अवसाद के रूप में जाने जाते हैं। अगला है डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी। जैसे ही जब नदी बहती है, नदी जब किसी समुद्र या सागर में गिरती है, गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण होता है, अलग अलग भागों में बट जाती हैं, एक श्रृंखला शाखा का रूप धारण कर लेती हैं। इस क्षेत्र में जो मिट्टी का जमा होता है वो डेल्टाई मिट्टी के नाम से डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो भारत में अधिकतर जो नदियां हैं डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी घाट पर है, इन क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये पहाड़ी भाग है और पूर्वी भाग कटापटा रेतीला होने के कारण उस भागों में डेल्टा का निर्माण होता है। तो भारत की सभी नदियां नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। और इन मिट्टी में चीका मिट्टी की प्रधानता होती है। अधिक होती है। इस मिट्टी में चीका मिट्टी की प्रधानता अधिक होती है और ये डेल्टाई भागों नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं, इन नदियों को छोड़कर सभी नदियां डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। अगला है तराई जलोढ़ मिट्टी। जब नदियां किसी भी क्षेत्र से नीचे की ओर निकलती हैं, या उत्तर की क्षेत्र की बात करें तो मध्य पूर्वी जो मध्य प्रदेश है उसका जो हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश के भाबर का जो हिस्सा है, भाबर की स्थिति क्या है, जिन क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर एकत्रित रहते हैं, या हिमालय क्षेत्र जब नदियां निकलती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भाग कर लेके आती हैं, तो कंकड़ पत्थर हिमालय क्षेत्र के गिरपदीय क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, उसे भाबर कहते हैं। उसके आगे की जो स्थिति होती है तो उस भाग को तराई के नाम से जानते हैं।
ये उत्तर प्रदेश के भाबर के पास का जो तराई का जो भाग है, मैदानी भाग है, उस क्षेत्रों में जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वो तराई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रधानता होती है। ये लगभग 56,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के भाबर के नीचे वाला भाग तराई जलोढ़ मिट्टी में शामिल है। ये है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। अब बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, ये मिट्टी का सेकंड प्रकार है काली मिट्टी। इसे रेगुर या वर्टिसोल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुर या वर्टिसोल मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें लोहेंस के कण की मात्रा अधिक होती है। लोहांश कणों से युक्त होने के कारण काली मिट्टी लावा निर्मित मिट्टी होती है जो बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से होती है। किस चट्टानों से? बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन यानी कटाव से ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में जो विशेष गुण पाए जाते हैं, जोतने और सिंचाई करने की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मिट्टी और खाद की भी कम आवश्यकता होती है। वैसे ही उपजाऊ मिट्टी है। कपास की खेती, गन्ने की खेती और नारियल की खेती, सोयाबीन की खेती, संतरा की खेती आदि के लिए ये मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी गई है। इस जो मिट्टी का जो विस्तार है, पश्चिमी मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इन भाग में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये कपास के लिए, गन्ने के लिए, संतरा के लिए, सोयाबीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक मिट्टी मानी गई है काली मिट्टी। रेगुर या वर्टिसोल मिट्टी के नाम से भी इस मिट्टी को जानते हैं। इस मिट्टी में कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई एवं खाद की आवश्यकता होती है। खाद की आवश्यकता होती है। साथ ही इस मिट्टी में जुताई की भी कम आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में चूना,
लोहा, लोहांस, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता रहती है। ये तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो काली मिट्टी की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस मिट्टी में उर्वरक क्षमता अधिक होती है। ये लावा से निर्मित होती है। बेसाल्टिक चट्टान या लावा से निर्मित मिट्टी होती है। लावा से निर्मित लोहांस की मात्रा इसमें अधिक होती है और अधिक उपजाऊ होती है। ये पश्चिम मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। कपास, गन्ने, संतरा और सोयाबीन की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कम सिंचाई, खाद कम और कम जुताई की इसमें आवश्यकता होती है। इसमें जो अंश है चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम लोहे तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, इसका जो क्षेत्र है छोटा नागपुर, पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का भाग शामिल है। इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है ये मृदा कम उपजाऊ होने के कारण यहाँ मक्का एवं ज्वार की खेती की जाती है। इनके जो क्षेत्र हैं वो बता दीजिए। मोटे अनाज उपयोगी हैं। यहाँ ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों की अपर्दन क्रिया द्वारा प्रधानता रहती है। ये उपजाऊ कम है, तो कम उपजाऊ होने के कारण इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसकी प्रधानता होती है ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों की इनमें प्रधानता रहती है। इनमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा भी अधिक रहती है।